अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। दो खबरें मौसूल हुई अब से कुछ देर पहले, एक पेशावर से धमाके की और फिर दूसरा कराची से स्कूल वैन जो है उसको आग लग गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ये है कि अल्लाह पाक आज के दिन को खैर व बरकत का बाइस बनाए हम सब के लिए। अपने प्रोग्राम में बहुत सी खबरें जो आमतौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं, बिलखुसूस जो डिपार्टमेंटल मैटर्स होते हैं, महकमों के अंदर क्या हो रहा होता है, ऐसी खबरें रोज़नामा 92 न्यूज़ का हिस्सा भी होती हैं, वहाँ भी छापी जाती हैं। इसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम में भी शेयर करते हैं। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। वकील रहमान कराची से हमारे साथ हैं, काजी नदीम इकबाल लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम रिंद भी कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम होती साहब और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सैयद इकबाल भट्टी साहब। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले वकील रहमान साहब आपकी तरफ आएंगे। कराची में एक मसला और बिलखुसूस हम देख रहे हैं जिस तरह पिछले कई सालों से माहीगीरी की जो सनत है उसको खासा नुकसान भी पहुंच रहा है। साहिली इलाकों में गैर कानूनी तौर पर जो जेटियां हैं वो बासर सियासी शख्सियात के ज़ेर साया हैं। यहाँ से करोड़ों रुपए बनाए भी जाते हैं, लेकिन ये बताइएगा किस तरीक़ाकार के ज़रिए, कौन से कानून के तहत ये जेटियाँ बनाई गई हैं और यहाँ वसूली करने का तरीका क्या होता है और इससे नुकसान कितना हो रहा है माहीगीरों को, कौमी ख़जाने को? देखिए बासी साहब, कानूनी तरीक़ाकार तो ये है कि कोई भी जेटी या बर्थिंग जेटी जिसको कहते हैं, उसका तरीका ये है कि वो एक सरकारी तहवील में होगी। उसका इंतज़ाम किसी मुताल्लिका फिशरीज से मुताल्लिक किसी इदारे के पास होगा। जहाँ से लांचें रवाना होंगी तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनके पास फिशिंग लाइसेंस या उसके लॉन्च की रजिस्ट्रेशन, फिर उसमें सवार माहीगीरों की अपनी आइडेंटिटी, शनाख्ती क्रू कार्ड कहलाते हैं, वो होने चाहिए, क्रू लिस्ट होनी चाहिए। फिर वहाँ से जो है वो अगर शिकार करके आते हैं तो उसकी बाकायदा लैंडिंग, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त, उस ख़रीदो फ़रोख्त पर उसको कमीशन वसूली, फिर वो जिस तरह टैक्स वसूल करते हैं उस तरह एक कमीशन वसूली का एक तरीका है। लेकिन हम देखते हैं कि इस कानूनी तरीक़ेकार के बरक्स कुछ कराची के एक बड़ा इलाका है, एक बड़ी साइली पट्टी है। ये आपके कोरंगी में तकरीबन 300 किलोमीटर फैला हुआ ये इलाका है, जिसमें कोरंगी फिश हार्बर है, फिर रेडी गोट है, चश्मा गोट है, जुम्मा गोट, दुम्मा गोट, ये इब्राहिम हैदरी, ये पूरा एक एरिया है जिसमें लोगों ने निजी तौर पर अपने जो है वो जेटियाँ बना ली हैं। वो वहाँ से उन जेटियों को वो ऑपरेट करते हैं, उनसे जो है बर्थिंग लॉन्चों को सहूलत देते हैं, उसके बदले वो पैसे चार्ज करते हैं। और अगर जब वो उनको तेल फराहम करना और उसका बर्फ़ या राशन या दूसरी जो ज़रूरियात हैं उसमें भी जो है वो कमाई करते हैं। फिर वो जब वो शिकार करके लाते हैं तो वो उसमें जिस तरीके से सरकारी इदारे कमीशन लेते हैं या इन प्राइवेट जेटियों पर ये जो प्राइवेट लोग हैं ये कमीशन लेते हैं करोड़ों रुपए के। जो है ये अगर ये तमाम जेटियाँ, इसकी जो है अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया है, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मुतालिका इदारे, इसने सर्वे किया है तो ये तकरीबन 38 जो है वो जेटियाँ आइडेंटिफाई हुई हैं जिस पर हुकूमती किसी इदारे की रेट नहीं है और यहाँ पर प्राइवेट लोग जो है वो उसको चला रहे हैं, उससे कमा रहे हैं। इदारे को जो है जो दूसरे एक कोरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी एक सरकारी इदारा है, इसी तरह फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कानूनी इदारा है, उनको जो है वो वहाँ इंटरफेयर करने नहीं दिया जाता। उनकी अमलदारी जो है वो उसको चैलेंज किया जाता है। जब वो वहाँ अमलदारी के लिए कोशिश भी की जाती है तो वो उसमें जो है वो निकल आते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा है। इस पर जो है मुताल्लिका इदारों ने कई बार आला हुकाम से शिकायत भी की है और उनको ये तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि इस पर जो है वो कानूनी इदारों को जो है वो एंट्री दी जाए। लेकिन बताया यही जा रहा है क्योंकि ये इन जेटियों के जो ऑपरेटर्स हैं वो सियासी पुष्टपनाही रखते हैं, बाअसर लोग हैं जिनको कुछ लोग जो है मकामी तौर पर साइली वडेरे भी कहते हैं। वो जो है इतने ताकतवर हैं, वो कहते हैं कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई में जो है वो सिंध हुकूमत सियासी वो उसकी की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो उसकी वजह से ये जो पूरी पट्टी है यहाँ पर ये जो सियासी मकबूलियत है वो ख़त्म हो सकती है, वो एक उसकी मुखालफत पैदा हो सकती है। तो ये इस तरह ये सियासी मफाद के लिए ये एक बड़े एरिया को, एक बड़े सेक्टर को
इस नज़रअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से इदारों की जो रिकवरी है वो मुतासिर होती है। फिर इदारों के जब वो रिकवरी आती है, जब उनके रेवेन्यू आते हैं तो इदारे ज़ाहिर है कि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते हैं, फिर वो अपने माहिगीरों के लिए सहूलियात देते हैं। लेकिन चूंकि ये रेवेन्यू इसकी वजह से कम हो रहे हैं, तो इसलिए जो है वो उस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए भी कोई इक़दाम नहीं कर पा रहे हैं। कि जो जेटियां कायम की गई हैं खिलाफे ज़ाब्ता है, खिलाफे कानून है, इन जेटियों के ऊपर जो लॉन्चों को ऑपरेट किया जाता है उनके ऊपर नजर रखने के लिए उनका चेक एंड बैलेंस का क्या कोई निज़ाम मौजूद है कि उन लॉन्चों के जरिए किसी गैर कानूनी कारोबार ना कोई किया जा रहा हो? और उसके साथ जो ये जेटियां कायम की गई हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करना किस इदारे की ये सवाबदीद है, किस इदारे के इख्तियार में है? देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त तरफ तवज्जो दिलाया है कि ये जब कानूनी अमलदारी होती है तो वो सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स, उसकी आमदोरफ्त, हर चीज़ चेक की जाती है। लेकिन जब कानूनी इदारों की अमलदारी कमज़ोर होती है तो फिर उसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें ये कागजात इसके जो है वो बहुत सारी इसकी फार्मेलिटीज़ होती हैं, वो फार्मेलिटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं। इसमें जो है लॉन्चों के रिकॉर्ड उस तरीके से मेंटेन नहीं किए जाते हैं, आने जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड उस तरह मेंटेन नहीं किए जाते हैं। बड़े हादसात हो जाते हैं, हादसात में ये पता नहीं चलता कि उसमें कितने सवार थे लॉन्च में। अगर लॉन्च को कोई हादसा आता है या लॉन्च गायब लापता हो जाती है तो उसमें पता नहीं चलता कि ये इसमें कितने सवार थे। उसकी मिल्कियत के मामलात सामने आते हैं, फिर उसकी लॉन्च की शनाख्त के मामलात आते हैं। तो ये कानूनी जो जेटियाँ हैं उस पर बाकायदा इसके कस्टम क्लियरेंस देता है, फिर उसके दूसरे इदारों की तरफ से उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। लॉन्च की अपनी रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें सवार लोगों की अपनी रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन यहाँ इन जेटियों पर ये जो कानूनी तकाज़े हैं, ये जो फार्मेलिटीज़ है, ये उस तरीके से पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है वो मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। और कार्रवाई जो है वो सिंध हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि सिंध हुकूमत जो है ये सिंध फिशरीज या वकील रहमान, कार्रवाई सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी बता रहे हैं कि बासर सियासी शख्सियात इन जेटियों का खिलाफ ज़ाब्ता जेटियों का इंतज़ाम देख रही हैं, तो कार्रवाई फिर थोड़ी मुश्किल भी लगेगी। जो रिवायत है वो हमें यही बताती है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने दियामिर भाषा डैम की तामीर के लिए तजावीज़ पेश की हैं। ये बताइएगा किस मरहले को उन्होंने मुश्किल करार दिया है? फंडिंग मुश्किल है, तामीर मुश्किल है, वहाँ मौजूद लोगों से जगह एक्वायर करना मुश्किल है। कौन सा मरहला सबसे ज़्यादा मुश्किल करार दिया और उसका हल क्या बताया है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने? फैसल, देखिए, पाकिस्तान में आबी ज़खायर की तमीर गुज़श्ता तकरीबन 35 सालों में कोई बड़ा आबी ज़खीरा तमीर न करने के नतीजे में हमें एक शदीद पानी की किल्लत का सामना है। इस सिलसिले के अंदर जो हुकूमतों की जिम्मेदारी थी वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को निभाना पड़ी और एक बड़ा इकदाम किया गया कि हमने दियामिर भाषा डैम या मोहर डैम की तमीर को शुरू करना है। अगरचे के दियामिर भाषा डैम की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 13 सालों में कोशिशें ज़रूर की गई, इकदामात अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाया गया। वहाँ पर जाके संगे बुनियाद रखे जाते रहे, लेकिन जो फिनेंसिंग की और जो टेक्निकल जो उसकी रिक्वायरमेंट थे उसको पूरा ना किया गया। तहम अब दोबारा से इस मामले की ज़रूरत के पेश नज़र इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर हमें अभी ज़खीरों की तमीर करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमें सस्ती बिजली के मनसूबों की भी ऐसी ज़रूरत है। इसमें अहम एक पेशरफ ये हुई है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से ये कदम उठाया गया और हुकूमत को एक एडवाइस की गई है, सिफारिशात अरसाल की गई, जिसमें बताया गया है कि जो मौजूदा तरीक़ेकार है फंडिंग का, इस तरीके से 1500 अरब रुपये का जमा होना मुमकिन दिखाई नहीं देता। और अगर ये इस पेश को हमने फॉलो किया तो बहुत अरसा दरकार होगा और कोई भी एक मनसूबा अगर उसे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल नहीं करते तो उसके तखीर के नतीजे में इकनॉमिक लॉस होता है जो कि बहुत नाकाबिले तलाफ़ी होता है। उससे भी बचना है, जल्द अज जल्द हमें इन मनसूबों की तमीर की ज़रूरत है, जिसके हवाले से कुछ तजावीज़ दी गई हैं। हुकूमत से कहा गया है, वफाकी हुकूमत से, कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप कायम कर दीजिए। जब अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी कायम कर दें तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अपना रोल प्ले कर सकती है और इसके लिए फंड्स जमा हो सकते हैं
और उसके लिए फंड जमा करने का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अपना रोल प्ले करेगी, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग बॉडीज़ को, इंजीनियर्स को इस मामले के ऊपर मोबिलाइज किया जाएगा कि इसके लिए फिनेंसिंग का एहतमाम हो सके। उसके साथ साथ हमें पन बिजली के सस्ते पन बिजली के मनसूबों की ज़रूरत है, क्योंकि जो अगर हम पायदार हमने अगर मौशी तरक्की का हसूल यकीनी बनाना है तो उसके लिए लाजिम है कि माहौल दोस्त तवानाई भी हो और उसके साथ सस्ती भी, और ये सस्ती तवानाई हमें पन बिजली के मनसूबों से ही हासिल हो सकती है। ठीक, भट्टी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जावेद सलीम कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। ये जो सिफारिशात तजावीज़ आपकी जानिब से दी गई हैं हुकूमत को, इनसे मुतालिक भी बताइएगा, और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मुश्किलात क्या हैं दिया मीर भाषा डैम की तामीर में, क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आड़े आ सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत शुक्रिया आपका लाइन पर लेने का। बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाटर स्टोरेज जो डैम्स हैं और जिससे हमने बिजली पैदा करनी है, ये आज तो हम बिजली के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कल हमें इन्हीं डैमों से जो है वो पीने के लिए पानी लेना पड़ेगा। और इस वक्त भी जो महमद डैम है, जो जब ये बनेगा तो आप ये देखेंगे कि इसकी पेशावर शहर को पानी जो सप्लाई है जो कम है इस वक्त, वो उसको पानी सप्लाई किया जाएगा। और इसके बाद इस मोहम्मद डैम के जरिए जो आपको फ्लड, जब हाई रेन्स होती हैं तो उसके अंदर जो फ्लड्स आते हैं उसको भी कंट्रोल किया। ये इसके इनबिल्ट बेनिफिट्स हैं जो इन दोनों डैम से हमने हासिल करने हैं। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट मैं ये समझता हूँ वो ये जा रहा है कि इसके अंदर हमें अपनी मनसूबा साजी में के अंदर इंजीनियर्स को प्रॉपरली लेके आना चाहिए। जब तक हम इंजीनियरिंग बॉडीज को और इंजीनियर्स को बिठा के प्रॉपर कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे, उसके बाद ये प्रोजेक्ट तो बनेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बनना की म्याद जो है वो कब ख़त्म होगी, इसके टारगेट्स जो पिछले आपने डैम्स बनाए हैं, चाहे वो नंदीपुर हो, चाहे वो इसका आपका नीलम झेलम हो, काइंडली ज़रा उस पर नज़र डाल के देख लें, चाहे वो तरबेला 4 का है आपका। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात है वो ये है कि इंजीनियर पॉलिसी साजी के अंदर मौजूद नहीं है। इंजीनियर को अगर आप पॉलिसी साजी के अंदर बैठाएंगे तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो काम करेंगे वो मनफी नतीजे पे पहुँचेगा। आज सिर्फ 21वें ग्रेड में एक इंजीनियर बैठा है, 22वें ग्रेड में कोई इंजीनियर नहीं है। आपके मुल्क की पॉलिसी साजी सारी 21वें और 22वें ग्रेड के अंदर हो रही है। अगर वहाँ पे इंजीनियर नहीं है तो मैं ये पूछना की जसारत करता हूँ सबसे, जो भी ये इसकी तरफ काम कर रहे हैं, तो ये मुझे बताया जाए कि इसके फैसला साजी कहाँ पे और किस जगह पे हो रही है और कौन कर रहा है। क्या वो इंजीनियर नहीं कर रहा? जो इंजीनियर नहीं है तो मैं उसको क्या कहूँ? मैं उसको अनपढ़ कहूँ या मैं उसको क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए। अच्छा साहब, ये बताइए कि फाइनेंसिंग बड़ा मसला है दिया मीर बादशाह डैम के लिए। आपकी जानिब से जो तजावीज़ दी गई है कि अगर हम 1500 अरब हमने जमा करने हैं तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी जाए, वो क्या कंसेप्ट है और कितने अरसे के अंदर हम ये फंड्स जनरेट कर सकते हैं? देखें, ये 1500 अरब जो है वो टोटल डैम की कॉस्ट है, सॉरी पावर हाउस की और डैम की। आपको डैम के लिए सिर्फ 441 अरब रुपया चाहिए, और 441 अरब के अंदर आपने इस वक्त $170 मिलियन का फॉरेन कंपोनेंट रखा जिसकी जरूरत नहीं है। डैम जो है वो अपने पाकिस्तान की मिट्टी से बनना है, इसकी रेत से बनना है, इसके सरिये से बनना है, इसके सीमेंट से बनना है। अगर किसी ठेकेदार ने वहाँ पे मशीनरी को मोबिलाइज करना है तो वो खुद उसको अरेंज करना चाहिए। गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटर काम करे। गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेटर काम करते हुए उसको मशीनरी के ऊपर जो ड्यूटी और टैक्सेस है उसको माफ करे, ताकि वो उसके मुताबिक इजी मोबिलाइजेशन हो सके। और 441 बिलियन को इकट्ठा करने के लिए चंदे की मद में अभी तक मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 8 अरब से ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हो सका इसके अंदर। ये अच्छी बात है, इसके जरिए हमने पूरी कौम को इस काम के लिए इकट्ठा कर लिया और बतदरीज इसमें आ रहा है। हमेशा बदकिस्मती ये होती है कि हमारी जेब में पैसे नहीं होते, हम काम शुरू कर देते हैं, जब पहली मंजिल कंप्लीट होती है तो फिर दूसरी मंजिल के लिए जेब में पैसा नहीं होता, चीजें डिले हो जाती हैं। फाइनेंशियल क्लोजर जिसको कहते हैं वो प्रॉपर नहीं होता। 441 बिलियन इस कौम से इकट्ठा किया जा सकता है। ये वो कौम है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं और इंजीनियर सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है। 2,60,000 इंजीनियर इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड है, जो पूरी दुनिया में डैम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं।
तो इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई जाए और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के इसके शेयर्स को अपलोड किया जाए और इसके शेयर्स जो इसमें पार्टिसिपेट करें उनको इन एडवांस बताया जाए। ये जो इसका दिया मीर बादशाह डैम का जो PC1 है उसके अंदर ये 7 सेंट की बिजली आपने प्रोड्यूस करनी है और अगर मैं ये समझता हूँ 10 साल के लिए इसके टैरिफ को लॉक कर दिया जाए कि 7 सेंट की बिजली जो प्रोड्यूस होगी उसमें जो 6 सेंट का प्रॉफिट है वो जो इन्वेस्टर्स है उसको दिया जाएगा। तो इस वक्त भी आप 18 सेंट तक बिजली खरीद रहे हैं। जब आप 18 सेंट तक बिजली खरीद रहे हैं तो 13 सेंट की बिजली खरीदने से कुछ आसमान नीचे 10 साल के लिए नहीं नीचे आ जाएगा। तो ये अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ये पैसा देंगे, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ये पैसा देंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा ये पैसा। इसका मतलब है कि रिसाइकल होगा आपकी इकोनॉमी में, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा इसका। और आप 441 मिलियन की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि 4,000 अरब रुपया इस कौम से इकट्ठा हो सकता है। जी ठीक, जावेद सलीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामला पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। काजी नदीम इकबाल साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। काजी साहब, आपकी खबर है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि सरकारी सतह पे बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स खोले जाएं। इससे पहले भी बहुत से कम्युनिटी स्कूल्स काम कर रहे थे, कुछ NGOs के इश्तराक से भी थे। ये जो स्कूल्स खोले जा रहे हैं ये कितने मुख्तलिफ होंगे और इनका मैंडेट क्या होगा? सब बात यह है कि जो PTI की हुकूमत है उसने अभी सूबों से तजावीज़ मांगी हैं। इस वाले से एक्ने का इजलास तलब किया गया है जो कि बड़ा अहमियत का अमल है। एक्ने का इजलास जो है वो बुध को होगा। जो इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा है वो यही है जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत चाहती है कि मुल्क भर में ऐसे बच्चे जो अभी तक स्कूलों में नहीं गए उनकी इनरोलमेंट की जाए, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन फ्राहम की जाए और इसके साथ साथ उनका सबसे अहम जो मकसद है वो है कि निसाब तलीम एक जैसा हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसको कौन पाया तकमील तक पहुंचाएगा, इस वाले से सूबों से सिफारिशें मुरतब पूछी गई हैं और कहा गया कि एक्ने के इजलास में सिफारिशें लेके आएँ। लेकिन सिफारिशात के हवाले से अगर हम पंजाब की बात करें जो पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो प्राइवेट स्कूल है भी चला रहे हैं और स्कूल जो सरकारी सतह पे हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी खामी है वो ये है कि दोनों का जो निसाब तलीम है वो एक जैसा नहीं है। हुकूमत के लिए इस हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि नंबर 1 कि सबसे पहले कि वो ये तय करेगी पैरामीटर्स कि उनके जो बेसिक एजुकेशन के जो खदो खाल है वो कहाँ तक हैं। उन्होंने इस सिलसिले में प्राइमरी सतह पे रखना है या मिडिल सतह पे रखना है। दूसरे नंबर पे ये जो स्कूल बनाने जा रहे हैं, ये जो बेसिक कम्युनिटी स्कूल्स होंगे वो किसके तहत काम करेंगे, ज़िले हुकूमतों के थ्रू काम करेंगे, सूबों के थ्रू काम करेंगे या यहाँ बराह रास्त जो वफाक है उसको मॉनिटर करने के लिए एक नई अथॉरिटी कायम करेगा। और तीसरे नंबर पे ये कि इनका जो निसाब होगा वो कौन बनाएगा। इन तमाम बातों के लिए एक्निक ने सूबों को कहा है कि वो अपनी सिफारिशें लेके आएँ ताकि एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जा सके जिसके ऊपर चल के आने वाले दिनों में बेहतरी हो और इनरोलमेंट की शरह बेहतर बनाने के अलावा पाकिस्तान की जो शरह खानगी है उसको भी बेहतर बना सके। लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पे काम करने की ज़रूरत है भाई साहब वो ये है कि अगर पंजाब की सतह पर इन्होंने काम करना है तो पंजाब में अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बुनियादी सहूलियात से आ रही हैं जहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो क्या इन बेसिस जो हम बनाने जा रहे हैं यूनिट्स, नए यूनिट्स, इनको इनमें जम किया जा सकता है, इनकी इमारतें यूज़ की कर सकती हैं या सुबह के टाइम पे जो सरकारी स्कूल लगते हैं उनके बाद में शाम के औकात में इस वाले से काम किया जाएगा। हमारे सोर्सेज ने बताया है कि इस सिलसिले में वज़ीर पंजाब ने जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, चेयरमैन PND हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको कहा है कि इस सिलसिले में एक थॉरली एक रिपोर्ट तैयार करें, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए वो सिफारिशें बनाएँ
ताकि एक्निक में लेकिन जाके अगर हम पंजाब की बात करें या दीगर सूबों की बात करें, वहाँ पहले से सरकारी स्कूलों का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। पंजाब के अंदर बात करें तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मौजूद है, तो किसी नए सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से स्कूल मौजूद हैं, क्या उन्हीं के अंदर इनरोलमेंट करके मजीद बच्चों को नहीं लाया जा सकता, बजाय से अब नया एक सिस्टम कायम करें, नई भर्तियाँ हो, नया अमल हो और उसके बाद आपका वक्त और वसाइल का ज़्या हो? बट सर मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, यही मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो पुराने स्कूल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो सेटअप मौजूद है, वहाँ पर भी इनको चलाया जा सकता है। लेकिन देखना यह है कि इसकी फ़ंडिंग का ज़रिया क्या होगा। जो नया सिस्टम बनने जा रहा है उसकी फ़ंडिंग कौन करेगा? क्या वफाक सूबों की मामलत करेगा या सूबे आज खुद इसको देखेंगे? और अगर नहीं तो इनको ज़िले हुकूमतों के तहत चलाया जाएगा। अगर तीनों तरीक़ों से भी चलाया जाना है तो उसके लिए एक नई रेंस चाहिए। लेकिन हमारे ख्याल में हमारे सोर्सेज जो कहते हैं वो ये है कि हुकूमत पंजाब वफाक को ये सिफारिश करेगी कि हमारे पास स्कूल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप है, इस सेटअप के साथ ही हम इसको चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो एक्ने के इजलास में होना है, और एक्ने का इजलास है जो बुध को हो रहा है, उसमें KP के और सिंध और बलोचिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है और सेक्रेटरी ख़जाना है वो भी वहाँ पे आएंगे, और मुतल्लिका शोबों के इंचार्ज को भी बुलाया गया है, वजारतों के लोगों को बुलाया गया है, और वहीं पे पॉलिसी इब्तदाई तौर पे तय होगी। उसके बाद सूबों से असर-ए-नौ पूछा जाएगा कि उनको इस काम के ठीक काजी साहब, ये देखना होगा कि मजीद क्या होता है। इससे पहले भी बहुत सी NGOs के इश्तराक से ये कम्युनिटी स्कूल चल रहे थे। नई जो हुकूमत है अब इसका आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को लेके अब क्या तरीक़ेकार ये अपनाते हैं, क्या नई पॉलिसी सामने आती है। आने वाले इजलास जो हैं उनमें काजी साहब आप बता रहे हैं कि इसका फ़ैसला हो जाएगा। एक और इंतहाई अहम मामला अपने प्रोग्राम में बारहा हम उठाते रहे, फर्नेस ऑयल लॉबी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को माहाना तकरीबन 5 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था, पाकिस्तान के अवाम को डायरेक्टली नुकसान हो रहा था। अब काफ़ी हद तक इसकी कार्रवाइयों पे काबू पा लिया गया है। भट्टी साहब, एक तो जो सीधा हल था वो यही था कि इजाफी LNG मंगवा ली जाए और गैस पे डिपेंडेंट हो जाए हम, तो क्या हुकूमत की जानिब से इजाफी LNG कार्गोज़ मंगवा लिए गए हैं? और अगर मंगवा लिए गए हैं तो हुकूमत क्या बता रही है कि मुल्क में जारी गैस बहरान कब तक ख़त्म हो जाएगा? फैसल, देखिए गुज़श्ते 6 माह से फर्नेस ऑयल लॉबी अपना मजमूम खेल जारी रखी हुई थी, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा था। अपने सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में इस मामले को टेकअप किया था। कराची में जब गैस बहरान ने शिद्दत इख्तियार की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मामले का नोटिस लिया, इजलास मुनक्किद हुए और इंक्वायरी कराने का फैसला किया गया, तो फिर ये फर्नेस ऑयल लॉबी और ये माफिया बेनकाब हुआ। और जिसके बाद अब बिल आखिर एक मरतबा फिर जो कि चेयरपर्सन उग्रा उज़्मा आदिल साहिबा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में गैस बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने में नाकाम रही थी। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न असद अहाउद्दीन साहब ने सारे मामले का जायज़ा लिया और उन्होंने गैस कंपनियों की मैनेजमेंट को जिम्मेदार करार दिया। और उसके साथ साथ दोबारा जनवरी और फरवरी के महीने में गैस बहरान दोबारा शिद्दत इख्तियार न कर सके, इस हवाले से इकदाम कर लिए गए हैं। और 11 जनवरी से इजाफी LNG की दरामद को मुमकिन बना लिया गया है। और ये इजाफी LNG की कार्गोज़ पुराने रेट के ऊपर ही जो 11.62% की परसेंटेज थी उसके ऊपर लाने का तैयारी की गई है। और पहली मरतबा पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम का LNG टर्मिनल जो गुज़श्ता 1 साल से अपनी पूरी सलाहियत पर यानी 600 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया की सलाहियत पर नहीं चलाया गया, अब ये पहली मरतबा होगा गुज़श्ता 1 साल के दौरान कि ये टर्मिनल पूरी सलाहियत पर 11 जनवरी से चलाया जाएगा। और 11 जनवरी से ऑनवर्ड फर्टिलाइजर सेक्टर को, पावर प्लांट्स को, कैप्टिव पावर प्लांट्स को और CNG स्टेशंस को गैस की फरामी को यकीनी बनाया जाएगा। ये कमिटमेंट की गई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया इस इकदाम के नतीजे में जब गैस पोर्ट कंसोर्शियम का टर्मिनल पूरी सलाहियत पर चलेगा, इजाफी LNG सिस्टम में शामिल की जाएगी और फर्नेस ऑयल लॉबी के रास्ते में अब एक रुकावट खड़ी कर दी गई बिलाखिर, जिसके नतीजे में अवाम और कौमी खजाने को महाना कम अज कम 5 अरब रुपए का फायदा होगा और जो गैस बहरान की शिद्दत है इससे भी निपटा जा सकेगा। एक और अहम मामला शोबा सेहत का ही हम तस्करा करेंगे। पिम्स में खासी बेहतरी आई, हमने देखा जो मौजूदा ED हैं उन्होंने खासा अच्छा काम किया, प्राइम मिनिस्टर ने दौरा भी किया। लेकिन सिंध में नाजिमाबाद के इलाके में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और यहाँ पे कराची नाजिमाबाद में, और ये 5 माह से इसकी इमरजेंसी और वार्ड्स बंद हैं।
इब्राहिम रिंद आप हमारे साथ मौजूद हैं। 5 महीने से हॉस्पिटल की इमरजेंसी ऑपरेशनल ही नहीं है। पहले तो ये बताइए कि ये क्या केएमसी के अंडर आता है या सिंध हुकूमत के अंडर आ रहा है ये हॉस्पिटल, और इसकी देखभाल क्यों नहीं की जा रही, क्यों बंद है? 5 माह गुजर गए इसकी इमरजेंसी और वार्ड्स। जी देखें, बिल्कुल ये कराची में बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है। नाज़िमाबाद में ये वाक़ है और ये खालिसन सिंध गवर्नमेंट के मातहत है। इसको तकरीबन ये जो अस्पताल चल रहा था तकरीबन 2002 से शुरू हुआ था, जो कि महकमा सेहत के मातहत था और 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल था, जिसका जो बजट है सालाना वो 8 करोड़ रुपए रखा गया था। कराची का गुंजानाबाद इलाका है, नाज़िमाबाद, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है। यहाँ पहले एक एनजीओ जो है, पहले जो सिंध हुकूमत है वो इसका इंतज़ाम देख रही थी, उसके बाद एक एनजीओ के साथ एक मुआहिदा किया गया और यहाँ पे जब एनजीओ ने चार्ज संभाला तो इसके मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ इसका बजट जो पहले एनजीओ के टेक ओवर करने से पहले इसका बजट 8 करोड़ रुपए था, लेकिन जो ही एनजीओ ने इसको टेक ओवर किया इसका बजट भी 44 करोड़ रुपए हो गया। महकमा सेहत ने कई माह से बजट रोका हुआ है, जिसकी वजह से मुलाजमीन भी 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। चिल्ड्रन अस्पताल नाज़िमाबाद में है और एनजीओ के मातहत काम करने वाले 350 मुलाजमीन में से तकरीबन 300 लोगों ने काम भी छोड़ दिया है। 5 माह हो चुके हैं, इस हॉस्पिटल की इमरजेंसी बंद है, वार्ड्स बंद हैं, यहाँ मरीजों को दाखिल नहीं किया जा रहा, इमरजेंसी में बच्चों को यहाँ पे नहीं देखा जा रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5 माह से अगर हॉस्पिटल की इमरजेंसी बंद है, इसके साथ साथ यहाँ दाखिले भी बच्चों के मरीजों के नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये हॉस्पिटल क्या नाम का ही रह गया है। दूसरा, यहाँ बहुत से सवालात ये भी उठते हैं कि अगर 8 करोड़ रुपए के बजट में ये हॉस्पिटल अपना काम कर रहा था और अब 350 मुलाजमीन के साथ 44 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद ये अस्पताल अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा। ये हालात हैं महकमा सेहत सिंध के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले अस्पतालों के। इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में, अपने चैनल पे बारहा हम ये मामलात उठा चुके हैं। इब्राहिम रिंद, आप मुझे सुन सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स दीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल ये अफसोसनाक खबर है कि ये अस्पताल जो 2002 से बनाया गया था और इसके बिस्तरों की तादाद जो थी वो 50 थी और इसको बढ़ाकर 200 करने के लिए महकमा सेहत सिंध और जो जायका कंपनी है जापान की, उसने मिलकर ये अस्पताल को मजीद बढ़ाने के लिए इकदाम किए और 2016 में जायका ने इस अस्पताल को बढ़ाया और 200 बिस्तरों पर ले गया, जिसके बाद अस्पताल महकमा सेहत की नाअहली की वजह से ये अस्पताल तकरीबन 1.5 साल जो है बंद रहा, गैर फाल रहा, नई बिल्डिंग को इमारत का इफ्तिताह नहीं किया जा सका। जिसके बाद महकमा सेहत ने एक एनजीओ है PEI के नाम से, उसके साथ मुआहिदा किया 10 साल का कि आपके हवाले किया जाएगा, आप इस अस्पताल को चला के दें। जो पहले अस्पताल का बजट था वो 8 करोड़ था। जैसी एनजीओ को 2016 में हैंड ओवर किया गया तो इसका बजट 44 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसके बाद इनको चलाना था पूरा अस्पताल को। लेकिन अस्पताल जो एनजीओ थी महकमा सेहत की नाअहली की वजह से उन्होंने उनको चेक नहीं किया। एनजीओ ने जो तकरीबन 350 मुलाजमीन को भर्ती कर लिया, जिसमें CEO थे और इसके अलावा जो है रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर और दीगर जो है डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, चौकीदार, सिक्योरिटी कंपनी, भारी रकम पर उनको तैनात कर दिया। और वो जो 44 करोड़ रुपए बजट था मरीजों के लिए, मेडिसिन के लिए और मखसूस स्टाफ को भर्ती करने के लिए, वो 44 करोड़ रुपए जो है वो 1 साल से पहले वो खत्म करके गए। जिसके बाद इन्होंने अगला बजट मांगा महकमा सेहत से, तो महकमा सेहत ने इस पे इतराज किया कि 44 करोड़ का पहले आप हिसाब दें, उसके बाद हम अगला बजट आपको रिलीज करेंगे। लेकिन उस हिसाब के दौरान भी ये भी शिकायतें आई, इतलात आई कि मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की इसमें करप्शन का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद महकमा सेहत ने इनका बजट रोक दिया। अब 5 महीने से मुलाजमीन की सैलरीज रुकी हुई हैं, जो एनजीओ के मुलाजमीन हैं जिनकी तादाद 350 है, जबकि जो सरकारी मुलाजिमीन की तादाद है वो तकरीबन 80 है, जो कि 80 तादाद है वो ओपीडी सिर्फ चला रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी और वार्ड में दाखिले करने की जिम्मेदारी थी वो एनजीओ की थी, तो एनजीओ के पास बजट ही नहीं है 5 महीने से, तो उन्होंने वार्ड और इमरजेंसी को बंद कर रखा है। इंतहाई बुरा हाल है, जदीद मशीनरी जो है वो बंद पड़ी है। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज बच्चों को, उनके वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। नर्सरी बंद है, जदीद एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासाउंड मशीनें, तमाम चीज़ें गैर फाल हो रही हैं, बंद पड़ी हैं। और जिसके बाद महकमा सेहत ने मुलाजमीन ने हड़ताल भी की थी एनजीओ की
एनजीओ मुलाजमीन ने अस्पताल शदीद बहरान का शिकार हुआ था, जिसके बाद अभी चंद रोज काबली महकमा सेहत ने इनको सिर्फ 11 करोड़ रुपए रिलीज किए कि आप अस्पताल चलाएं, आपको पहले वाला हिसाब देंगे तो मजीद आपको मिलेंगे। लेकिन उन 11 करोड़ में से इस एनजीओ ने जो मुलाजमीन की चंद मुलाजमीन की सैलरीज की मद में रिलीज किए, लेकिन बाकी उनको अभी तक नहीं मिले, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन ने जिनको 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली थी एनजीओ के, वो भी छोड़ के जा चुके हैं। अब सिर्फ इस एनजीओ के पास तकरीबन 80 से 90 लोग हैं जो दोबारा ज्वाइन करने के मुंतज़िर हैं, लेकिन वो भी कहते हैं पहले हमें पहले वाली सैलरी देंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। इंतहाई बुरा हाल है। अगर महकमा सेहत जब 44 करोड़ का बजट रख सकता है तो ये अपने खुद भी ये भर्ती कर सकते थे, मुलाजमीन को रख सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। एनजीओ के हवाले करने के बाद अस्पताल इंतहाई बुरा हाल है, वहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना है मरीजों को, बच्चों को। और ये कराची में बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है। इब्राहिम ये बताइए कि वज़ीर आला सिंध तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत टेक केयर करते हैं, उनको फंड्स भी फ्राहम करते हैं, लेकिन जो महकमा सिंध के जेरे इंतजाम हॉस्पिटल है वहां पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है बच्चों के लिए वो फाल नहीं है। तो हुकूमत सिंध ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, कोई उस एनजीओ से नहीं पूछा गया कि आपको इजाफी फंड्स भी फ्राहम किए गए, लेकिन उसके बावजूद वो मुनासिब तरीके से इस शोबे इनके मुख्तलिफ शोबों को चलाने में नाकाम हो चुकी है। जी देखिए, बिल्कुल वजीर आला सिंध भी अगर देखा जाए तो वो बेबस हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि बेबस हैं, क्योंकि जो वजीर सेहत हैं वो वजीर आला से ज्यादा पावरफुल समझी जाती हैं सिंध में, क्योंकि जो वजीर सेहत हैं अजरा पीछे वो जरदारी साहब की बहन है, जिसकी वजह से वजीर आला भी उन पर कुछ नहीं कह सकते। इतने दिन तक अस्पताल बंद रहा, शदीद एहतजाज होता रहा, उनको कोई नोटिस तक नहीं लिया गया कि आके वहाँ दौरा करें। जब हड़ताल खत्म हो गई कुछ दिन के बाद वजीर सेहत ने दौरा किया और उसके बाद सब कुछ अच्छा कह के चली गई कि आपका फंड रिलीज करेंगे, लेकिन पहले का हिसाब दें। तो एनजीओ ने पहले का हिसाब ही नहीं दिया। जो 44 करोड़ रुपए किस तरह इस्तेमाल किए गए, कहाँ इस्तेमाल किए गए, किस तरह इन्होंने लाखों हजारों की तादाद में ब्रिगेडियर रिटायर्ड और कर्नल रिटायर्ड और दीगर डॉक्टरों को भारी तनख्वाह पे रखा, एक घर के 4-4 मुलाजमीन को रखा गया। तो वो बजट तो खास साफ जाहिर है कि वो बजट इस्तेमाल होना था। अब ये हालत है कि दवाएं तक नहीं है। वजीर आला को चाहिए कि खुद आएं, उस अस्पताल का विजिट करें। जापान के सफीर हैं, जो कौंसल जनरल है, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया था एम्प्रेस मार्केट में जब वो आए थे दौरे पे, तो उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस होता है कि इन्होंने इतनी अच्छी मशीनरी दी, इतना अच्छा अस्पताल बनाया। अफसोस की बात है कि महकमा सेहत की नाअहली के उन्होंने चला नहीं सके, एक एनजीओ के हवाले कर दिया, ठेके पे दे दिया, ये खुद चलाते। पहले तो बंद पड़ा रहा, फिर उसके बाद चला, तो चलने के बाद भी एनजीओ के हवाले कर दिया गया। भारी तनख्वाहें जब उनको दे सकते हैं तो ये खुद भी चला सकते हैं। इंतहाई बुरा हाल है महकमा सेहत का। जो चिल्ड्रन अस्पताल है NICH अस्पताल, वो वाहिद अब अस्पताल है, इस पर बहुत बर्डन है, 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जहां पर सिर्फ 38 वेंटिलेटर हैं और 70 इनक्यूबेटर्स हैं। तो पूरे कराची का बर्डन जो इस अस्पताल पे आता है जी, अगर उस अस्पताल को फाल कर दिया जाए नाज़िमाबाद वाले को, तो काफी कराची के एरिया को वो अस्पताल कवर कर सकता है। सीजनल बीमारी फैली जा रही है, रोजाना की बुनियादों में नौज़ायदा बच्चे वहां पे लाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे उनको देखा नहीं जा रहा। सिर्फ ठीक, इब्राहिम रिंद आपने बहुत डिटेल में बताया है। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में मौजूद ये चिल्ड्रन अस्पताल 5 माह से इसकी इमरजेंसी और इसके वार्ड्स में मरीजों का दाखिला बंद है। इकराम होती साहब आपकी तरफ आते हैं। तरक्याती बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई, ये बताइएगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं और जिन पे अब काम हो रहा है वो किस रफ्तार से है? जी, 275 अरब रुपए का जो कट लगाया था इस हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर, 800 अरब पहले ये मंसूबे थे 800 अरब के, अब वो 275 का कट लगने के बाद दो बड़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। एक मुश्किल तो ये सामने आ रही है कि जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उनके लिए टाइम पे रकम रिलीज नहीं की जा रही। आपको मालूम है कि वापडा और NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये पाकिस्तान के दो बड़े महकमे हैं जो कि सबसे ज्यादा बजट को लगाते हैं ग्राउंड पर। जो वापडा है वो उसकी चीखें तो अभी निकलेंगी कुछ दिनों में, लेकिन NHA की चीखें निकल चुकी हैं। NHA ने बताया है, उनके चेयरमैन ने, कि 75 स्कीमों पर में से सिर्फ 8 स्कीमों पर काम हो रहा है। 75 में से 8 स्कीमों पर। वजह क्या है कि गुज़श्ता 6 माह में 55 अरब रुपए उनको मिलने थे, लेकिन 31 अरब रुपए मिले। तो जो काम का नुकसान हुआ उसके वजह से टाइमलाइन बदल गई है। अब मंसूबे ताखीर से मुकम्मल होंगे। जो मंसूबे ताखीर से मुकम्मल होने थे उनके लिए भी अब प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई गई। मसलन ज्यादा जो अहम मंसूबे हैं, जरूरी मंसूबे हैं, उनको पहले रकम दी जाए और ज्यादा रकम दी जाए, वो प्रायोरिटी लिस्ट भी इनसे नहीं बन रही। 4 महीने हो गए हैं कि कट लगा है, 3 महीने। तो 3 महीने में इन्होंने ये अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ
ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी, कि वो प्रायोरिटी लिस्ट बना ले कि किन मंसूबों को जल्दी चलाना है। मसलन सेहत, पानी, सड़कें, अस्पताल, ये सारा कुछ जो है इसको पहले बनाना था, लेकिन अभी तक उनको रकम की रिलीज की प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाई गई। इसके साथ ही ये करना था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम करना था। कट के बाद कम रिलीज जो हो रही है फंड्स की, उसकी वजह से जो प्रायोरिटी लिस्ट बननी थी, साथ ही बैंक में जो पैसे रख देते हैं, ये जो मेच्योरिटी जिनकी होती है जिसमें मुनाफा मिलता है, उस पर भी कट लगाना था कि अब आप बैंकों में पैसे फंसा के नहीं रखेंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे कि उनसे मुनाफा आएगा तो हम बैंकों से पैसे निकाल के हम मंसूबे पे लगाएंगे, वो काम भी नहीं किया। लिहाजा इस वक्त भी ये बताया जाता है कि तकरीबन जो मंसूबे हैं उनके 300 अरब रुपए मुख्तलिफ सूबाई और वफाकी महकमों के वो बैंकों में फंसे हुए हैं और उनकी मेच्योरिटी का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही ये क्राइम लिस्ट भी एक सामने आ रही है कि जिन अफसरान ने बैंकों में वो पैसे रखे उनके नाम तक आ चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन लेना शुरू नहीं किया। अब जो सूबाई और वफाकी अफसरान हैं वो डबल क्राइम कर रहे हैं। एक कि प्रायोरिटी लिस्ट ही बना रहे कि भाई जो तरजीही लिस्ट है कि भाई ये जो मंसूबे हैं ये पहले मुकम्मल किए जाएंगे। दूसरा, हुकूमत से वो कह नहीं रहे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे रिलीज करें। अगर 55 में से 31 अरब NHA के रिलीज हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम अदारा है, तो इसका दूसरे महकमों का क्या हाल होगा। उन्होंने एक तो इनको कोई बाकायदा लिस्ट बना के नहीं दी कि भाई फलां मंसूबों के लिए हमें जल्दी पैसे रिलीज करें। वापडा की तरफ से एक लिस्ट अभी आने वाली है और उस लिस्ट में यह बताया जाएगा कि हमारे कौन से मंसूबे जल्दी बनने चाहिए, वरना वापडा और CPEC दोनों ने मिलकर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है CPEC के लिए। अगर ये प्रायोरिटी लिस्ट जो है सामने ना आई तो इससे ये होगा, और अगर हुकूमत ने इसको मंजूर न किया तो इससे ये होगा कि CPEC के सारे अहम मंसूबे जो है वो भी ताखीर का शिकार हो जाएंगे। साहब, कब तक ये तरजीह लिस्ट आ सकती है? इस पे मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सबसे बड़ा क्राइम जो मैं सामने ला रहा हूं वो ये है कि तरजीही लिस्ट बनाई नहीं जा रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सूबों में, खासतौर पे बलूचिस्तान में पैसे फंसे हुए हैं, ठेकेदारों को दे दिए गए हैं। अब ये उनसे काम मांग रहे हैं कि आप तकमील की जो रिपोर्ट है वो दें। वो मंसूबों की तकमील की रिपोर्ट इसलिए नहीं दे रहे कि पैसे तो खा लिए गए हैं। अब ये खाए हुए पैसों पर लिस्ट नहीं बन सकती, तो पीछे एक और क्राइम है, यानी 3 क्राइम है कि पैसे खाए गए, उस पे अब तरजीही लिस्ट नहीं बन सकती और रकम रिलीज नहीं होगी। इकराम होती इकबाल भट्टी साहब, दीगर नुमाइंदगान जो मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।